एक दिन 100 साल के बराबर है। ओके, अगर ये तुमने किसी और को कहा होता ना तो आज तुम क्लास में नहीं बैठे होते इधर। चलो जी शुरू करते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स। अच्छा, थीम ये रहेगी कि मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा और सारे कंट्रोल्स को कनेक्ट भी कर लूंगा। सही है जी। सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं एक साइकिल से जिसका नाम है पेरोल साइकिल। अच्छा, चलेगा कुछ इस तरीके से कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब भी कोई कंपनी कंट्रोल लगाती है उस कंट्रोल लगाने का कोई मकसद होता है। मकसद ये होता है कि फ्रॉड बच जाए या एरर बच जाए, मकसद ये होता है। और उस मकसद को अचीव करने के लिए इदारा क्या लगाता है? कंट्रोल्स, जिसको हम कहते हैं कि भाई कंट्रोल लगाए तो कंट्रोल के पीछे क्या छुपा हुआ था? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। क्या छुपा हुआ था? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अगर मैं पेरोल साइकिल पे आऊं, पेरोल साइकिल के ऊपर, तो हम सबसे पहले कहते हैं पहला मकसद ये होता है कि पैसे उसको मिलें जो मेरा एम्प्लॉई है। पैसे उसको मिले जो मेरा एम्प्लॉई, यानी हम लिख देते हैं कि पैसा उससे मिले जो मेरा एम्प्लॉई है। यानी इसमें रिस्क क्या था, जरा बात समझिएगा। इसमें रिस्क क्या था? रिस्क ऑफ घोस्ट एम्प्लॉइज। यानी इसमें रिस्क ये है कि भाई आपका कोई एम्प्लॉय ना हो और उसको पेमेंट होती जाए। अच्छा, ये रिस्क तकरीबन एग्जिस्ट कर रहा होता है पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और नॉट नेसेसरीली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ये कहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये रिस्क है आपका। अब इस रिस्क को मिटिगेट करने की जिम्मेदारी हमारी है या मैनेजमेंट की है? मैनेजमेंट की है। अच्छा, मैनेजमेंट इसी रिस्क के अगेंस्ट में अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या लगाएगी? कंट्रोल लगाएगी। ऐसा ही है, कंट्रोल लगाएगी। तो आज की क्लास के अंदर हम यहां पे नॉर्मल कंट्रोल भी कर लेंगे और आईटी कंट्रोल्स भी कर लेंगे। अच्छा, अगर हम इसी में आईटी कंट्रोल की बात करें तो हम क्या लगा सकते हैं यहां पे कंट्रोल? नहीं, हम ये कह सकते हैं ना कि हम यहां पे फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा दें। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ओवर मास्टर डेटा। क्या कहते हैं? मास्टर डेटा का मतलब है जिसके अंदर एम्प्लॉय की पूरी डिटेल है। अगर वो मास्टर डेटा में जाएगा ही नहीं तो वहां से पेरोल प्रोसेस भी नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि भाई आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा दें, और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर क्या पासवर्ड आता है? ये आ गया पासवर्ड आपके पास। तो आपने अगर उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा तो आप ये कहेंगे कि भाईजान वो तो उस सिस्टम में कोई एंटर हो ही नहीं सकता सिवाय किसी ऑथराइज पर्सन के। ऐसा ही तो हमने वहां पे क्या सीखा था जब हम मैनुअल कंट्रोल्स कर रहे थे? ओनली द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी, जो कि एचआर हेड होता है, विल एंटर द पर्सन इनटू द मास्टर फाइल। ऐसा ही है, इसमें चेक डिजिट वाली बात आएगी, कभी नहीं आ सकती, बेवकूफ़ी भी नहीं करिएगा। चेक डिजिट यहाँ पे कैसे आ गया? सवाल ये है, चेक डिजिट यहाँ पे नहीं आ सकता। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पे हम कंट्रोल लगा सकते हैं एम्प्लॉय नंबर शुड बी यूनिक। क्या कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आकाश नाम का बंदा ईवाई में काम कर रहा है तो ऐसे मेरी जो आईडी बनी हुई है ना वो akash.kumar15 है, तो यानी मैं ईवाई के अंदर 15वां आकाश हूँगा पूरी दुनिया में। तो मेरी आईडी क्या बन गई थी? akash.kumar15। तो मुझसे पहले भी जो है 14 चौरंगियाँ होंगी जिनकी आईडीज़ बनी होंगी, तो हर किसी को सेम आईडी दे देंगे?
अच्छा, सेम आईडी देने की मुसीबत पता है क्या है, कि आप हो सकता है कि ऐसे बंदे को पैसे चले जाएं जो कि कंपनी का एम्प्लॉय ना हो, तो आपने उसकी यूनिक आईडी जनरेट करनी है। पहले तो बात समझ आती है, ताकि उससे आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा। हो सकता है एक को 2 बार सैलरी चली गई हो, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो हमने क्या सीखा था, ऐसी तो उसके लिए ऊपर वाला कंट्रोल है ना। आप बोल रहे हैं कि ऐसी आईडी हो सकती है कि इसके पीछे बंदा ना हो, तो वो रहा। और मैं कह रहा हूँ बंदा है पर यूनिक होना चाहिए। तो दोनों कंट्रोल्स की हमने बात कर ली। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? ये बेसिक सवाल है, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी से। थोड़ा सा हम आज इसको लेके चलते हैं, जल्दी बताएं। ओके, तीसरा कंट्रोल इसी के अंदर, तीसरा कंट्रोल इसी के अंदर, बिफोर entering any employee into master file, it should be backed by इंटरव्यू रिजल्ट्स एंड रिमार्क्स। देखो मैं कह रहा हूं कि एक बंदे को अगर आप कह रहे हो ना भाई तेरे पास अथॉरिटी है कि तू यहां पे फाइल में डाल सकता है, तो वो तब तक नहीं डालेगा जब तक उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हों। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? उसके इंटरव्यू के रिजल्ट्स और एक एप्रोप्रिएट बंदे का ओके। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे ईवाई में किसी बंदे को रखना है ना, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं खुद से नहीं रख सकता, मुझे एचआर को रिक्वेजिशन रेज करनी पड़ेगी कि एचआर मुझे ये बंदे चाहिए। तो एचआर बोलेगा अगर आपको ये बंदे चाहिए ना, तो आप बराए मेहरबानी एक काम करें, अपने बॉस से अप्रूवल लेके दें कि आपको इस डिपार्टमेंट में नीड है। तो बॉस मुझसे पूछेगा भाई तुम्हें नीड क्यों है, तुम कितने ऑडिट्स कर रहे हो? मैंने कहा सर 19 कंपनीज है मेरे पास। तो उसने कहा 19 कंपनीज के लिए तुम्हारे पास लोग कितने? मैंने कहा सर 40 लोग हैं। मैं कहा सर देखें ये शॉर्टफॉल आ रहा है क्योंकि यही इस वक्त में खाली होगा, ये बंदा यहाँ नहीं जा सकता, वो वाले बंदे यहाँ नहीं आ सकते, तो मुझे यहाँ पे नई रिसोर्स रखनी होगी। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। अगर मैं प्लानिंग के बगैर बंदा रख लूंगा तो क्या एक ऐसा बंदा इदारे के अंदर एंटर हो जाएगा जिसकी कोई नीड नहीं है? ये सारे इदारे के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे इदारे के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई इंटरव्यू रिजल्ट्स एंड रिमार्क्स और हायरिंग रिक्विजिशन, ऐसा ही है, क्लैरिटी है? चलें जी, ओके, ये तो बात हो गई यहां तक की। हमने बोला भाई अब तो हमने कंट्रोल लगा दिया किस पे, कि अनऑथराइज बंदा एंटर ना हो पाए। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल और सर्विस लेवल एग्रीमेंट ओवर मास्टर डेटा भी आ सकता है, वो तो फिर जनरल कंट्रोल हो गया ना। ये कह रहे हैं कि सर सर्विस लेवल एग्रीमेंट की हम बात कर सकते हैं, वो तो तब करेंगे ना जब आपको ये खदशा हो कि आपका डेटा चोरी ना हो जाए या करप्ट ना हो जाए, या करप्ट हो जाए तो रिकवर ना हो पाए। उसके लिए क्या होता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। क्लैरिटी है? चलिए जी सर, पेरोल शीट में डेटा मास्टर फाइल ऑफ एम्प्लॉय से आएगा ना? पेरोल शीट में ना, बिल्कुल, पर हम पेरोल शीट पे तो अभी गए नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हम तो मास्टर डेटा की बात कर रहे हैं। अब मास्टर डेटा के बाद क्या बनेगा? पेरोल शीट। क्लियर है मुस्तफ़ा? हम तो अभी मास्टर डेटा की बात कर रहे हैं ना। अगर मास्टर डेटा ही गलत है तो मेरी पेरोल शीट भी क्या होगी? गलत होगी। ऐसा ही है। चलें जी, हमने कहा ये हिसाब किताब हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, जल्दी बताओ पेरोल साइकिल में? सेकेंड ऑब्जेक्टिव, चलें जी, आपको याद नहीं है शायद, हम बता देते हैं कि एम्प्लॉय should be paid for the work done। वेरी गुड। यानी हम कह रहे हैं कि उसको सिर्फ उतने पैसे मिलें जितना उसने काम किया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये इदारे का ऑब्जेक्टिव क्यों होगा कि ओवर पेमेंट नहीं हो जाए, ज्यादती तो नहीं होगी ना कि भाई सीधी सी बात, एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है उसको भी वही मिल रहा है, जो कम काम कर रहा है उसको भी वही मिल रहा है। तो इदारे का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जिस बंदे ने जितना काम किया है उसको उतने ही पैसे मिलने चाहिए। यहाँ तक क्लैरिटी है? तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हम यहाँ पे कंट्रोल लगा सकते हैं। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। हमने कहा अगर हम सबसे पहले
एक कंट्रोल लगाएं कि hours should be recorded based on, हाँ भाई बताते हैं, बेस्ड ऑन, या तो मैनुअल कंट्रोल लगाते हैं पहले, अप्रूव्ड टाइम शीट। यानी फॉर एग्जांपल अभी आप बाहर देखेंगे ना, अभी 9 बज रहे थे कुछ, तो अभी हमारे स्टाफ आ रहा है ARTT का, तो वो आते हैं पहले वहाँ पे हाजिरी लगाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जनरल पड़ा हुआ है खुला, वो आते हैं हाजिरी लगा के चले आते हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं। बट मसला पता है क्या है यहाँ पे ARTT में, हाजिरी लगाने जो आ रहा है ना वो बंदा नहीं है जो ARTT का एम्प्लॉई है। कोई भी हाजिरी लगा सकता है। जैसे हमारे दोस्त हैं शायद, वो जैसे कभी भी उड़े आए, सही, तो हाजिरी कभी भी लग सकती है, पर ये तो यही होता है, तो उसको अटेंडेंस लगाने की नीड नहीं है। तो कहने का मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इदारों के अंदर कि जब हम कंट्रोल लगाते हैं तो कंट्रोल का डिज़ाइन सही नहीं होता। जैसे हमने कहते हैं डिज़ाइन इफेक्टिवनेस देखते हैं, याद आ रही है बात? तो डिज़ाइन इफेक्टिवनेस देखने के लिए हमें बड़ा मोहतात होकर देखना होता है। फॉर एग्जांपल हमने कंट्रोल तो लगा दिया है, पर क्या वो कंट्रोल डिज़ाइन इफेक्टिव है? हमारा वाला कंट्रोल क्यों डिज़ाइन इफेक्टिव नहीं, जल्दी बताओ। कोई भी आके लगा के जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आके लगा के जा सकता है तो उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। पर ये कब हो रहा है? जब मैनुअल सिस्टम है। ये कब हो रहा है? तो देखो ना, अप्रूव टाइम शीट हो, तो सिर्फ ये बात नहीं है कि अप्रूव टाइम शीट होनी चाहिए, उसको मॉनिटर करने वाला भी होना चाहिए कि भाई जो बंदा अटेंडेंस लगा रहा है उसको कोई मॉनिटर करो। अब देखो ये बात जो यूजुअली प्रेवलेंट होती है ना, तो फैक्ट्रीज में भी ऑटोमेशन आ गई है। पहले क्या होता था, जब हम हब चौकी वगैरह जाते थे ना सीमेंट इंडस्ट्रीज की ऑडिट करने के लिए, वहाँ पे ये हुआ करता था कि भाई जो भी एम्प्लॉय आ रहा है ना वो रजिस्टर पे लिखता था। हमने सजेस्ट किया भाई वो क्यों लिख रहा है, आपका जो सुपरवाइजर है वहाँ का वो लिखेगा कि ये बंदा आ गया, उसने खुद अटेंडेंस लगानी है। तो अटेंडेंस कौन लगाएगा? वो बंदा जो खुद आ रहा है या वो जो मॉनिटर कर रहा है? जो मॉनिटर कर रहा है। अब यहाँ पे एक बहस निकली थी, शायद हमारा जाहिर सी बात है करीब टाइम से हमारे साथ है, तो सीधी सी बात है जिस पे ऑब्जेक्शन उठा कि भाई शायद अटेंडेंस क्यों नहीं लगाता। मैंने कहा भाई बेवकूफ़ों, सोता ही यहीं है, मतलब शायद रहता ही यहाँ है, सोता यहाँ है, तो वो क्यों अटेंडेंस लगाएगा? मतलब लॉजिकल बात है ना। ऐसा जो लेट आ रहा है उसकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, जो यहीं सोता है उसकी अटेंडेंस लग रही है। तो हमने बोला ये कैसे कंट्रोल है भाई? तो हमने आबे का आबा बिगड़ा हुआ था उसको सही किया। हमने बोला भाईजान एक चीज़ है, हम ये काम कर लेते हैं ना, कैमरा लगा लेते हैं। अगर मॉनिटरिंग यहाँ से नहीं होती तो कहाँ से हो सकती है? घर से हो सकती है। इससे अच्छा तरीका क्या है मॉनिटरिंग से कि आप थंब इम्प्रेशन लगा लें टाइम इन और टाइम आउट के लिए। तो हमने कहा कि भाईजान बेस्ड ऑन, हाँ जी, बेस्ड ऑन थंब इम्प्रेशन फॉर टाइम इन एंड टाइम आउट। अच्छा, क्या एक और सिस्टम सिखाया था मैंने, क्लॉक कार्ड सिस्टम? ये क्या था क्लॉक कार्ड सिस्टम? कि आपके पास जो कार्ड होगा आप उसको स्वाइप करेंगे तो वो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, टाइम इन की भी टाइम आउट की भी। ऐसा ही है, कार्ड स्वाइप सिस्टम हो गया। अच्छा, ये जो कार्ड स्वाइप सिस्टम है और ये टाइम इन टाइम आउट के सिस्टम है, इसको हम आईटी की ज़बान में क्या कहते हैं? हाँ जी, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। क्या कहते हैं? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं ना। अब देखो, अगर आईटी की ज़बान में लिखना हो ना, मेरा आज की क्लास का मकसद क्या है कि दिमाग खोल देना कि आईटी से कनेक्टेड। चलो एक और बात बताओ, सोच के बताना। ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैंने इस पर लगाया हुआ है, क्या ये एप्लीकेशन कंट्रोल है या जनरल कंट्रोल है? जनरल कंट्रोल है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, ये जनरल कंट्रोल बट लगा हुआ किस पे? एप्लीकेशन पे, क्योंकि सब पे अप्लाई हो रहा है ना, पर है टू स्पेसिफिक टू दी एप्लीकेशन। तो आप है जनरल कंट्रोल क्योंकि अप्लाई सब पे हो रहा है, बट यू कैन ऑल्सो से एट द सेम टाइम कि ये लगा हुआ एप्लीकेशन पे। कौन सी एप्लीकेशन पे? पेरोल एप्लीकेशन पे। कौन सी एप्लीकेशन पे? आपका इंशाल्लाह जब वो आना होगा EY में इंशाल्लाह, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि हम सबसे पहले क्लाइंट से पूछते हैं
आप बताएं आपके इदारे में कौन कौन सी एप्लीकेशन चलती हैं। वो बोलता है यही एप्लीकेशन चलती है। मैंने कहा ये क्या करती है, ये लीज रिकॉर्ड करती है, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। ये क्या करती है, पेरोल रिकॉर्ड करती है। ये क्या है, FAR, फिक्स एसेट रजिस्टर। तो कितनी एप्लीकेशन हो गई, 3। मैंने कहा भाई अकाउंटिंग कहाँ होती है, बोलता है ऑरेकल में, सैप में। तो क्या मुझे इदारे में ये 5 की 5 एप्लीकेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, क्योंकि कंट्रोल जब मैनुअल होंगे या एप्लीकेशन पे होंगे, एप्लीकेशन पे होंगे। तो अब ये काम एप्लीकेशन कर रही होगी, बात समझ आती है। तो अभी इसके TOC भी तुमसे साथ साथ पूछता हूँ ताकि दिमाग की खिचड़ी बने और खुल जाए, दिमाग को समझ आए कि होता क्या है। आगे जी चलें जी, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हो गए। इट कैन बी कॉल्ड एज अ जनरल कंट्रोल, बट है ये किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे तो हो गई एप्लीकेशन कंट्रोल, ऐसा ही है। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई आज शुड बी रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन अप्रूव टाइम शीट, थंब इंप्रेशन फॉर टाइम इन एंड टाइम आउट और क्लॉक कास्ट सिस्टम, ऐसा ही है। चलें जी, ये भी बात हो गई। इसके बाद हमने कहा ये तो आज की बात हो गई ना कंट्रोल्स में। दूसरी चीज हम कह सकते थे कि रेट्स शुड बी, हाँ भाई कहां से पिक होंगे, पिक्ड फ्रॉम कौन सी फाइल, मास्टर फाइल दैट हैज अ लिमिटेड एक्सेस, क्योंकि लिमिटेड एक्सेस था ना, क्योंकि किसी और के पास एक्सेस नहीं था। चलें, ये भी बात समझ आती है। अब अगर तुम्हें कहते हो तो मैं तुम्हें और IT कंट्रोल बताऊं जिसके ऊपर लग सकते हैं ताकि रिवीजन हो जाए, सही है। मुझे बताओ, जब आज की बात हो रही थी, आज की बात हो रही थी, सही है जी, तो आप मुझे बताते हैं कि IT कंट्रोल्स आज के ऊपर और क्या लग सकते हैं, आज के ऊपर, आज के ऊपर ये लिख सकते हैं ना कि हमारा अगर किसी कंपनी में ओवर टाइम का रिवाज नहीं है तो कौन सा कंट्रोल लगा सकता हूँ, सोच के बताओ। ओवर टाइम का रिवाज नहीं है, ओवर टाइम का रिवाज नहीं है, लोग नॉर्मल काम नहीं करते हैं, ओवर टाइम क्या करेंगे, लिमिट चेक। कौन सा चेक, याद आ रहा है, लिमिट चेक, सही है ना, लिमिट चेक, वेरी गुड। तो ऐसे रिवाइज करेंगे, मतलब भाई आप अपनी सिचुएशन में ढल के सोचें कि क्या कर सकते हैं। तो आपने कहा कि भाईजान हम यहां पे लगा सकते हैं लिमिट चेक, ऐसा ही है। अच्छा जी, सेकंड वाला कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से मैच कैसे होगा, कौन सा वाला, सेकंड वाला, एम्प्लॉय शुड बी पेड फॉर द वर्क डन। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर रेट्स फॉर एग्जांपल अगर आपने गलत उठाए तो उसको तो ज़्यादा मिल जाएंगे ना जितना उसने काम नहीं भी किया। फरिया बात समझ आ रही है। अगर रेट गलत उठाया आपने तो उसने जितना काम किया वो तो आज रिकॉर्ड हो गए ना, तो वो तो मास्टर फाइल से पिक होंगे, उसके बाद उसकी रिकैल होगी, सही है फरिया, ओके। अच्छा भाई, लिमिट चेक कंट्रोल आप लगा सकते हैं। अब मुझे ज़रा बात बताते हैं, लिमिट चेक कंट्रोल का अपर वाला नाम क्या था, ऊपर नाम क्या था जिसके अम्ब्रेला में ये आ रहा था, नहीं सोचते हैं, इनपुट ऑथराइजेशन, नहीं 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 नहीं, या इनपुट वैलिडेशन, ऑथराइजेशन वैलिडेशन, ऑथराइजेशन वैलिडेशन, वैलिडेशन। इनपुट हो रहा है, वो वैलिडेट कर रहा है कि क्या 8 से ऊपर घंटे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हमने कहा ये हो गया इनपुट वैलिडेशन। देखो ये तरीका है रिवाइज करने का, तो हम वो पूरी कहानी रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसकी अंग्रेजी पता है, इसकी अंग्रेजी कैसे लिखनी है आपने एग्जाम में, एंटिटी कैन इंप्लीमेंट अ इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल सच एज लिमिट चेक। एन एंटिटी कैन इंप्लीमेंट क्या, इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल सच एज लिमिट चेक। तो आपने इस तरीके से सजेशन देनी है कि भाई आप इनपुट वैलिडेट करवाएं, कैसे, लिमिट चेक लगा के। अच्छा, और कोई आप अपनी टिप्पणी दें कि इसमें और क्या लिख सकते हैं। लिमिट चेक हो गया, इतने सारे कंट्रोल से, उसमें क्या इसमें रेंज टेस्ट आ सकता है, अगर सोचें, मतलब मुझे नहीं पता, रेंज टेस्ट कैसे आ सकता है, फिर लॉजिक भी बताएं। रेंज टेस्ट आ सकता है तो उसका बेसिस होने चाहिए। हाँ जी, नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट सैलरी,
सैलरी तो आगे कैलकुलेट होगी ना प्रोसेसिंग में। नहीं, गलत, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं, बैच टोटल ना। हाँ बैच टोटल आ सकता है उसमें, आवर्स में, टोटल आवर्स में, मैक्सिमम एंड मिनिमम आवर्स, ये जरूर ने बिल्कुल सही बताया। आप इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल्स लगा सकते हैं जिसके अंदर रेंज टेस्ट लग सकता है कि भाई एक्सपेक्टेड आवर्स इससे कम नहीं होते और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ऐसा है तो सही जी। तो हम कहते हैं कि भाई रेंज टेस्ट लग सकता है। अच्छा अब बात से बात निकालते हैं, बात से बात, जो तुम कह रहे हो कि आईटी रिवाइज कराएं तो उस पर तमीज़ से करते हैं ना। अब मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि सर रेंज टेस्ट और लिमिट टेस्ट लगा दिया आपने, इन दोनों को ये ब्रीच कर जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्सेप्शन रिपोर्ट दे दे? तो बात से बात निकालो ना कि भाई अगर ये हो गया तो क्या मैं यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट का कंट्रोल लगा सकता हूँ? अच्छा जी, अब एक्सेप्शन रिपोर्ट का कंट्रोल इनपुट की वैलिडेशन पे भी लग सकता है, प्रोसेसिंग पे भी लग सकता है। तो लाजिम नहीं है कि आपने एक्सेप्शन रिपोर्ट यहाँ लगा दी तो कहीं और नहीं लग सकती। हो सकता है कि मैं कैलकुलेट करूँ और जो रिजल्टिंग आंसर सैलरी का है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी लिमिट लग सकती है, वहाँ पे भी रेंज लग सकती है, वहाँ पे भी एक्सेप्शन रिपोर्ट आ सकती है। बात क्लियर है? अच्छा इसके अंदर एक और कंट्रोल लग सकता है, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट। क्या लग सकता है? ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट का मतलब ये है, अच्छा वो यूजुअली प्रोसेसिंग में आ रहा होता है। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट यूजुअली कहाँ आ रहा होता है? प्रोसेसिंग में आ रहा होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा यहाँ पे प्लीज सुनिएगा, यहाँ पे उस सेंस में आ सकता है जब मैं आपको ये बोलूँगा ना कि जब बंदा थंब इम्प्रेशन करेगा, यहाँ से कहानी निकालता हूँ, सही है? थंब इम्प्रेशन से थोड़ी गिच पिच होगी बट आपको यहाँ पे एक पेज पे मिल जाएगा। थंब इम्प्रेशन पे मैं यहाँ पे एक कंट्रोल लगा सकता हूँ। सोचो क्या हो सकता है? पहले मैं उर्दू में बताता हूँ। थंब इम्प्रेशन पे मैं ये कंट्रोल लगा सकता हूँ कि अगर मैं थंब इम्प्रेशन लगाऊँ और मैं मास्टर डेटा में नहीं हूँ तो वो मुझे एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आप ईवाई कभी आएंगे ना तो आपको एंटर होने के लिए थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा, दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुलता है। अगर आप लगाएंगे थंब, आप मास्टर डेटा में नहीं हुए तो वो एरर दे देगा, प्लीज़ ट्राई अगेन, ये बोलती रहती है मशीन। तो ये क्या कंट्रोल है? वेरी गुड, ये सही बताया, एग्जिस्टेंस चेक। बिल्कुल सही बताया इसने, एग्जिस्टेंस चेक लग सकता है ना, सिर्फ इन्वेंट्री में नहीं लिख सकता ना, लोगों पे भी लग सकता है। क्या कहते हो? सही कह रहा हूँ? एग्जिस्टेंस चेक लग सकता है कंट्रोल। एग्जिस्टेंस चेक देखो मैं तो कह रहा हूँ सिखा दिया मैंने, मेरे लिए बड़ा आसान था बेवकूफ़ बनाना। मैंने बोला क्या मैंने तुम्हें बेहतरीन एग्जाम्पल दे के कंट्रोल कराए, बट सोचो अगर वो पेरोल साइकिल पे बोले तो क्या सारे अप्लाई होते हुए दिखते हैं? तो आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, थोड़ा सा सोचने का तरीका आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टेंस चेक का कंट्रोल लग सकता है थंब इम्प्रेशन पे, क्या क्या वो मौजूद है या नहीं है। अच्छा ये एग्जिस्टेंस चेक भी इनपुट वैलिडेशन है या इनपुट ऑथराइजेशन है? जल्दी बताएं, इनपुट वैलिडेशन है या ऑथराइजेशन है? भाई मेरे हिसाब से वैलिडेशन है, वो वैलिडेट कर रहा है, ऑथराइजेशन नहीं है, वैलिडेट कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई उसको अथॉरिटी थी ना थंब रखने की, इसको इनपुट ऑथराइजेशन में कह ही नहीं सकता। इनपुट ऑथराइजेशन तब वो कि वो अंगूठा रखे तो कड़े है, करंट से मरे है। ये क्या हो गया? इनपुट ऑथराइजेशन। मैं कह रहा हूं इनपुट ऑथराइज मतलब उसको इनपुट करने की अथॉरिटी तो है बट वो वैलिडेट नहीं हो रहा। पैरामीटर सोचते हैं ना, बात समझ आ रही है? यानी फॉर एग्जांपल गार्ड बिठाया हुआ है, जो गलत बंदा रखे गुद्दी पे चमाट मार के साइड में कर दे, ये क्या है? इनपुट ऑथराइजेशन। बात समझ आ रही है? तो ये अलग बात हो गई। हम क्या कर रहे हैं? वैलिडेशन। तो एग्जिस्टेंस चेक का कंट्रोल लग सकता है। तो देखो अनगिनत चीजें हैं, जहां आप चाहो आईटी कंट्रोल लगा सकते हो। और आईटी कंट्रोल लगाने का मकसद ये होता है क्योंकि सिस्टम्स या ऑर्गेनाइजेशन आजकल मैनुअल पे काम नहीं करती हैं, आईटी बेस हो गई हैं।
और वो खुद भी बोलती हैं कि यार आईटी बेस के अंदर एरर के चांसेस क्या होते हैं, तो फिर वो कम भी तब होते हैं जब कंट्रोल भी आईटी वाले हों। क्लैरिटी है? चलिए जी, गुड। अब हमने ये कहा रेंज टेस्ट हो गया, लिमिट टेस्ट हो गया, एग्जिस्टेंस चेक हो गया, ये भी बात समझ आती है। चलें, अब हमने कहा अच्छा क्लॉक कार्ड सिस्टम पे भी यही लग सकता है एग्जिस्टेंस चेक, और आज के ऊपर हमने ये लगा दिया। तो पहले बताओ आईटी के अंदर वैलिडेशन कंट्रोल्स की बात समझ आती है कि हम ऐसे लगा सकते हैं? सही है, डन हो गया? जल्दी बताएं। ये भी हो सकता है कि बंदा थंब लगाए अंदर ही ना जाए, तो भाई अगर थंब लगाए और अंदर ही ना जाए, वो तो हमने उसकी वीकनेस देखी थी ना, याद है? भाई उसने बोला थंब लगा लिया और भाग गया घर पे, तो हमने ये भी देखा था ना कि भाई ये जो थंब लगाया तो जाहिर सी बात है घर तो चला गया, तो फिर टाइम आउट तो होगा ना कभी, या बैठा ही रहा ऑफिस के अंदर, तो आजू बाजू में लोग भी होते हैं ना, सही ना? ये कह रहा है कि अंगूठा लगा के भाग गया घर पे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? सही जी, मॉनिटरिंग से ही अवॉइड हो सकता है, बिल्कुल ऐसा है। चलें, पहले बताओ ये बात क्लियर है? ये तो हो गया आपका ऑल टुगेदर। एक तो आपका रिस्क था पहले कि भाई जो मैंने बंदा रखा हुआ है उसको पैसे मिलें, और जो बंदा जितना काम किया है उतने पैसे मिलें। अब हम किस पे आ जाएंगे? प्रोसेसिंग के ऊपर, यानी कैलकुलेशन ऑफ सैलरी शुड बी एप्रोप्रिएट। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी शुड बी एप्रोप्रिएट। तो हमने कहा कि भाई चलें अब यहाँ पे आ गए तीसरे पे। हमने कहा कैलकुलेशन ऑफ सैलरी शुड बी एप्रोप्रिएट। अच्छा, अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपने आज लॉक कर दिया, आपने मास्टर डेटा लॉक कर दिया, अब वो रीकैलकुलेट होगा, तो रीकैलकुलेशन भी सही होनी चाहिए ना। मतलब आपने पैरामीटर्स तो उठा लिए, तो मैंने आपको ऐसे सिखाया था ना क्लास के अंदर कि मैंने कहा भाई एम्प्लॉय का नेम आ रहा होगा, सही है जी, एम्प्लॉय कोड आ रहा होगा, था ना कोड, यहाँ पे आ रहा होगा रेट, यहाँ पे क्या आ रहे होंगे? वेरी गुड, आज आ रहे होंगे, और यहाँ पे टोटल और फिर डिडक्शंस। अच्छा, डिडक्शन आपकी प्रोविडेंट फंड की हो सकती है, टैक्स की हो सकती है जो विथहोल्ड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हमने ये कहा कि भाई ये सारी कारस्तानी के अंदर कोड, नेम, रेट, आज लॉग हो चुके हैं। अब क्या होगा? रीकैलकुलेशन। सही है जी। अच्छा, अब मुझे बताएं पहले तो मैनुअल कंट्रोल। फॉर सैंपल ऑफ एम्प्लॉइज जो CFO है विल रीकैलकुलेट सैलरी। ऐसा ही है, वो रीकैलकुलेट कर लेगा, सैंपल बेसिस पे इसलिए करेगा ताकि वो चेक कर पाए ये रिव्यूइंग कंट्रोल है कि वो रिव्यू कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया भाई घिसी पिटी बात पुराने ज़माने की। अच्छा, आज भी अगर आईटी सिस्टम से रिपोर्ट निकलती है ना, तो एक बंदा एक्यूरेसी के लिए देख रहा होता है उसको कि भाई क्या वो मल्टीप्लाई होते वैसे ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये है प्रोसेसिंग स्टेज। ये कौन सा स्टेज है? प्रोसेसिंग, क्योंकि अब प्रोसेस हो रही है चीज़ें। अच्छा, फिर मैंने कहा यहाँ पे लिमिट चेक लग सकता है, रेंज टेस्ट हो सकता है, तो इससे पहले भी तो लगाया था, पहले आज पे लगाया था, अब किस पे लगा रहे हैं? टोटल पे पे। अच्छा, अब जल्दी बताओ क्या यहाँ पे आप बैच टोटल लगा सकते हैं? अच्छा भाई, एग्जाम में प्लीज़ ये नहीं लिखिएगा कि बैच टोटल, सिर्फ आप बोलेंगे कि इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल कैन बी प्लेस सच एज रेंज टेस्ट, सच एज या सच एज बैच टोटल फॉर द नंबर ऑफ मैनेजर्स एट द सेम ग्रेड, फॉर द नंबर ऑफ मैनेजर्स एट द, ये ड्राफ्टिंग टेक्निक है। आप उसको वजह तो बताओ ना। यानी आपसे कोई क्लाइंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मतलब पार्टनर बन गए इंशाल्लाह, तो आप क्लाइंट को बोल रहे हैं, या अब क्लाइंट आपसे पूछा या क्या करना चाहिए, रेंज टेस्ट, तो बोलेगा भाई कि पागल हो गया क्या, पूरा तो बता, रेंज टेस्ट का मतलब क्या है? बोले रेंज टेस्ट का मतलब ये है कि भाई
या तो इससे ऊपर नहीं जा सकती या इससे नहीं जा सकती। वो आपको बोल रहा है कि यार अगर किसी एक केडर में मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी इससे ऊपर ना जाए, तो आपने कहा बेस्ट टोटल लगा दो। क्या लगा दो? बेस्ट टोटल। सीधी सी बात है। अभी बेस्ट टोटल ब्रीफली समझा दूं, वापस समझा देता हूं। बेस्ट टोटल का मतलब यह है कि आपने फॉर एग्जांपल, हाँ कंप्लीटनेस चेक भी हो सकता है बिल्कुल। अब सुने, बेस्ट टोटल का मतलब क्या है। हम ये कहते हैं बेस्ट टोटल के अंदर आप आए, आपने बोला कि भाई मेरे पास जैसे असिस्टेंट मैनेजर 1 की पोजीशन है, असिस्टेंट मैनेजर 2 की पोजीशन है, सीनियर 1, 2, 3 है, ये 5 डेजिग्नेशंस हैं। तो एक तो काम ये कि मैं मैनुअली देख लूँ कि मेरे सीनियर्स की टोटल सैलरी इतनी होनी चाहिए, मेरे असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी इतनी होनी चाहिए, मैनेजर 1 मैनेजर 2 की और सीनियर मैनेजर की इतनी होनी चाहिए। तो वो एक तो काम हो गया मैनुअली कि टोटल सीनियर मैनेजर अगर 3 है और तीनों की सैलरी ये है तो महीने में इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये बैच हो गया। ये क्या हो गया? अब आइदर यू डू इट मैनुअली, आइदर यू प्लेस इट ऑन द सिस्टम, तो लिमिट लग जाएगी। वो बैच का टोटल बता देगा। यानी आप बाज़ औक़ात होता होगा ना, फॉर एग्जांपल घर पे भी 10 बार होता है कि हम अम्मा कहती हैं हमारी कि भाई फॉर एग्जांपल हम यूजुअली जैसे कबीर के जो मिल्क पैक आते हैं हमारे, तो मैं तो नहीं देखता कि ऐसी बातें होती हैं, मम्मी का काम होता है कि भाई वो बजटिंग कर रही होती हैं। मैं तो बोलता हूँ कि भाई चादर जितने पाँव नहीं फैलाने चाहिए, चादर ही बड़ी कर दो, सीधी सी बात है, इतनी मेहनत करो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अम्मी कहती हैं कि यार पिछली बार तो इतने मिल्क पैक आए थे, या जो दूध के डब्बे होते हैं ना BF Growth 3, अब तो मैं बाप बन गया हूँ तो मुझे याद है कि भाई कौन सा पीता है वो इधर। तो खैर, तो वो कह रही थी भाई ये डब्बे आए थे, मैंने कहा भाई अम्मी ज़्यादा पीता है तो ज़्यादा पी रहा है। अब वो भी वो राशनिंग कर रही है, तो अम्मी ने क्या लगा दिया? बैच टोटल। किस पे लगा दिया? BF Growth 3 पे बैच टोटल लगा रही हैं भाई, हमारे सामने ही कंट्रोल लगा रही हैं कि भाई ये क्यों ज़्यादा हो गया, हमसे ही पूछ रही हैं। तो हमें जवाब देना होता है, अम्मी को कंट्रोल है उनका, रिव्यूइंग कंट्रोल, वो तो है मैनुअल बट कंट्रोल है। तो वो क्या कर रही हैं? वो बैच में पूछ रही हैं कि इसका खर्चा क्यों इतना हो गया। या तो वो ये पूछ सकती थी एक एक आइटम का कितना हो गया, उन्होंने क्या बोला? बैच का। दिस इज कॉल्ड बैच टोटल। सब्जी इतने रुपए से ज़्यादा नहीं है, हाँ बिल्कुल ऐसा है वो, तो कि सब्जी मैं नहीं लेता, बट ये है कि जो मैं लेके आता हूँ उस पर मैं जवाब दूँ। सही है जी, ऐसा है भाई। पहले बताओ बैच टोटल का मतलब समझ आया कि एक बैच में आपने इंक्वायरी करना है कि भाई ये खर्चा इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो आइदर आप ये काम कर सकते हैं कि भाई लिमिट चेक लगा दें, रेंज टेस्ट लगा दें, या बैच टोटल। इट कैन बी प्लेस एनीवेयर। चलें जी, ओके। रेंज टोटल हो गया, बैच टोटल हो गया, लिमिट चेक हो गया। फॉर सैंपल ऑफ एम्प्लॉय CFO रिकैलकुलेट कर लेगा। क्या ये वो सारे कंट्रोल्स हैं जो कि किसी एरर को होने से रोकेंगे या डिटेक्ट करेंगे? जल्दी बताओ। रोकेंगे। देखो दो तरीके हैं, अगर ये प्रिवेंट कर रहे हैं तो ये प्रिवेंटिव कंट्रोल, सामने ले आए डिटेक्टिव कंट्रोल। ऐसा ही है। चलें जी, ये भी बात समझ आती है। अच्छा एक और बात समझाओ, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे क्या हम अपनी एप्लीकेशन पे फायरवॉल लगा सकते हैं? फायरवॉल, हाँ जी। अच्छा, फायरवॉल इसलिए लगा सकते हैं कि कोई अनऑथराइज बंदा इस पे एंटर। अच्छा, अनऑथराइज बंदे का मतलब ये है कि वो बंदा जो इदारे के बाहर का है। अच्छा, इसको अंग्रेजी में हम कुछ कहते थे, कंट्रोल्स टू, आगे बताओ, मैं बता रहा हूँ ना तुम लोगों को, हेल्प कर रहा हूँ। कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज चेंजेस, ऐसा ही है ना। एक था कंट्रोल्स टू डिटेक्ट, एक था कंट्रोल्स टू प्रिवेंट। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अगर कंट्रोल्स टू प्रिवेंट लगाऊंगा तो प्रिवेंटिव हो गया। वेरी गुड, बात समझ आ रही है। तो वो हम क्या, अच्छा देखो, अब वो जो तरीका कार है ना कि कंट्रोल्स टू प्रिवेंट कंट्रोल, तो यहाँ पे हम ये भी तो लग सकते हैं ना, सिस्टम लॉग लग सकता है। अच्छा, सिस्टम लॉग क्यों लग सकता है? वो लॉग बनेगा कि किस किसने प्रोसेसिंग की है, वो लॉग बनेगा भाई। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कहा ये बंदा है, ये जिम्मेदार है कि इस पेरोल की प्रोसेसिंग करेगा, तो वो पता है क्या करेगा, अपनी आईडी एंटर करेगा, आज के लिए इनपुट करेगा, आज उड़ के आ जाएंगे। यानी सुपरवाइजर पे क्लिक करेगा, सबकी सैलरी आ गई, मैनेजर पे क्लिक करेगा, मैनेजर की आ गई, सही, आज उड़ के आ गए। फिर वो प्रोसेस का बटन दबाएगा तो रिकैलकुलेशन होगी, फिर उसका काम है वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी वगैरह मैनुअली भी एक बार चेक कर लेगा।
क्लियर है? अच्छा, कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी जो लिमिट, रेंज और बेस्ट टोटल से आ रही हैं, वो इमीडिएटली वो ऊपर रिपोर्ट करेगा, ऐसा ही है। पर क्या हम ये कर सकते हैं? अच्छा देखो, पहले ये बात समझ आई ना कि यूजुअली जब एक बंदा कर रहा होता है ना, उसके बाद ये सारी पॉपअप्स हो रहे होते हैं कि यार ये इससे ऊपर जा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिमिट टेस्ट से ऊपर चला गया, तो क्या उस बंदे को इंक्वायर करना चाहिए? अच्छा, उसने उस डिपार्टमेंट की पहले देखा कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, पहले देखा कि कौन से डिपार्टमेंट में, वो क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट के बंदे को कॉल घुमाएगा या ईमेल करेगा, ब्रीफली डिस्क्राइब या प्लीज एलैबोरेट व्हाई दीस पर्सन्स हैव वर्कड एक्सेसिव आवर्स, इज देयर एनी अप्रूवल? तो वो बोलेगा यार मेरे को तो पता ही नहीं है, ये तो जानबूझ के टाइम ज़्यादा लगा के गया हुआ, यानी भाई 8 आवर्स के बाद छुट्टी हो जाती है तो क्यों बैठा हुआ था? तो वो आपको याद है ओवर टाइम अप्रूव्ड होना चाहिए। ओवर टाइम क्या होना चाहिए? तो वो ऊपर लिख भी देते हैं, हम कह रहे हैं ओवर टाइम शुड बी अप्रूव्ड। इवन बोनस भी क्या होना चाहिए? अच्छा खैर, अब बात सुने, हमने कहा उस बंदे ने कॉल घुमा के पूछा या ईमेल करके पूछा कि भाईजान ब्रीफली बताएं कि ये क्यों इस तरह एक्सेसिव आवर्स काम किया, क्या आपकी अथॉरिटी थी? उसने बोला यस थी। क्या वो रिस्क ख़त्म हो गया? यस, वो सारे सरपास होके आ गया। पर अब हमने एक और सिस्टम लॉग लगाया हुआ है जो कि CFO के पास जाता है, और CFO ये देखता है कि इस सिस्टम के अंदर जो एंट्री की गई है क्या वो इसी बंदे ने की है या किसी और ने भी की है। क्योंकि जो जो एक्सेप्शंस आई होंगी ना, मेरी बात समझिएगा, जो जो एक्सेप्शन आई होंगी वो CFO को भी पता होंगी, और CFO इस बात पे इंक्वायर करेगा। प्लीज सुनिएगा, होता है क्या यूजुअली जब हाई टेक कंपनीज होती है ना, वो करती क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन आई लिमिट की, तो लिमिट की इस वजह से आई कि आज उसने ज़्यादा काम किया था तो सैलरी क्या हो गई, ज़्यादा। अच्छा, फिर सिस्टम ऐसा बना हुआ होता है कि वो कहता है कि जो ईमेल आई थी ना, जो रिप्लाई आया है, उसको डॉक्यूमेंट करके सिस्टम में एम्बेड कर दो, स्नैपशॉट उसका। तो अगर CFO रिव्यू करेगा उस एक्सेप्शन रिपोर्ट को, तो वो पूरे लॉग देखेगा कि उसने उसको ईमेल की, पॉपअप हुआ, उसने वो लगाया, ये क्या बन रहा है, लॉग। क्या ये सिस्टम लॉग ये भी बताएगा कि अनऑथराइज्ड चेंजेस ना हुए हों? ऐसा ही है ना? पर ये जनरल कंट्रोल है, ये किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे बात समझ आ रही है? ऑनलाइन लोग क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ जी, तो ये हिसाब किताब है। कहने का मतलब ये कि देखो, इस तरीके से जो है ना, आप अपने IT कंट्रोल्स को भी क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं ओवर एनी एरिया ऑफ एप्लीकेशन। पर सोचने की बात है, क्लियर है? अच्छा जी, अब हमने कहा ये तो हो गया तीसरी चीज, अब आते हैं चौथी चीज पे। हाँ भाई, डिडक्शंस। अच्छा, डिडक्शंस में पांचवा वाला दोबारा समझा दूं? भाई ये तो सिस्टम लॉग है ना, अभी यही तो बताया, इतनी बड़ी कहानी सुनाई। सिस्टम लॉग का मतलब है कि जो जो चेंजेस हुए हैं पूरे साल में उस पेरोल प्रोसेसिंग के ऊपर, उसका एक लॉग बनता रहेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या ऑथराइजेशन हुई है, किस किस ने किए, तो लॉग बनता रहेगा। ये होता है कंट्रोल टू प्रिवेंट या कंट्रोल टू डिटेक्ट कंट्रोल टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड चेंजेस। सही जी? तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये डिटेक्टिव कंट्रोल है। चलिए जी बच्चों, पहले बताओ ये बात समझ आती है? ओके, डिडक्शंस के ऊपर प्लीज सुनिएगा। डिडक्शंस के ऊपर हम कहते हैं डिडक्शन शुड बी, हाँ भाई क्या लिखा हुआ था एज पर रेलेवेंट सच एज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, यह है टैक्स एक्सपर्ट is employed to check कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ये भी एक कंट्रोल है ना कि भाई टैक्स एक्सपर्ट है, इसका काम ही टैक्सेशन है, तो उसने क्या किया होगा, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी पे स्लैब के हिसाब से होता है ना कि इससे ऊपर सैलरी गई तो इतना रेट है, इससे ऊपर सैलरी गई तो इतना रेट है, तो वो जो भी शेड्यूल 1 में रेट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से वो क्या होता है, कैलकुलेट होता है। ऐसा ही है ना? अब मुझे एक बात बताओ, जब ये कैलकुलेशन हो रही होगी तो क्या ये नॉर्मल बंदा करेगा या टैक्स एक्सपर्ट करेगा?
टैक्स एक्सपर्ट करेगा, उसको पता है कि भाई सैलरी का पार्ट क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, प्रोविडेंट फंड पे क्या डायरेक्शन होगी, ग्रेचुइटी में है तो क्या डायरेक्शन होगी, ये सारी चीज़ें। ये तो ऑल टुगेदर आपकी बात हो गई मैनुअल कंट्रोल की कि वो ऐसे 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 डिडक्ट करेगा। पर क्या हम इस पर एक और कंट्रोल लगा सकते हैं? प्लीज़ सुनिएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें आप ये बोलेंगे कि सिस्टम इज डिजाइन in a way that calculates deductions automatically। अच्छा, अभी हम जब जाते हैं ना किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल PTCL हो गया या कोई भी कंपनी हो गई XYZ, तो वो कहता है कि भाई सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिकली सैलरी स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करता है। पहले मुझे उसने ये जवाब दिया, मैंने कहा भाई सिस्टम तो इंसान नहीं बनाया ना, ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट करता है? फिर वो बोलता है, प्लीज सुनिएगा कहानी, ऑथराइज्ड पर्सन is allowed to enter tax rates into the system। ये कौन सा कंट्रोल है जो मैंने ऑथराइज्ड पर्सन वाला कहा? नहीं, प्रिवेंटिव तो है। कैसे आईटी कंट्रोल में इसको कैसे तब्दील करोगे? देखो मैंने कहा सिस्टम तो बना दिया। अच्छा, सिस्टम में क्या है? सिस्टम में रेंजेस बता दी, पर वो रेंजेस चेंज हो सकती हैं ना, हाँ या नहीं? चेंज हो सकती हैं। तो रेंजेस अगर चेंज हो जाएं, पहले तो ये देखो सिस्टम डिज़ाइन हो गया, पहले तो इस पर जल्दी से कंट्रोल बताओ, मैं तुम्हारा दिमाग खोलता हूँ आज। पहले बार सिस्टम डिज़ाइन हो गया, नहीं नहीं इनपुट वैलिडेशन नहीं, गलत। देखो मैं फिर कह रहा हूँ फायरिंग नहीं करनी है कंट्रोल्स में, पहले ऊपर आ जाओ ताकि तुम्हें तमीज़ से सिखाऊँ। सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, याद करो जनरल कंट्रोल्स याद करो, सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, तो क्या इसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए कि सिस्टम बनाने वाला अलग चलाने वाला अलग? तो आपने कहा देयर शुड बी अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन द पर्सन डिजाइन द सिस्टम एंड द पर्सन यूजिंग द सिस्टम। चलो ये तो हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। जल्दी बताओ, अब तुम खुद देखो कि तुम वहां पे बैठे हुए हो। अच्छा देखो, अब देखो जैसे बच्चों ने यहाँ पे लिखा ना, ट्रेनिंग हो जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगी, ये बहुत जेनरिक लिखते हो तुम लोग, बहुत जेनरिक लिखते हो। जैसे यहाँ पे लिखा ना टेस्ट एंड अप्रूव्ड, अभी फिलहाल साइड में। आप स्पेसिफिक की बात करें, मैं कह रहा हूँ आप किसी इदारे में गए ना, तो आपने कहा आपने जनरल कंट्रोल टू टेस्ट करने, पर अभी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक टू द एप्लीकेशन, स्पेसिफिक टू द एप्लीकेशन। तो पता है आपको ये तो बात पता होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, अप्रूव भी हो, ये भी हो, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। पर मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे बताएं कि आप जनरल कंट्रोल्स क्या टेस्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं जनरल कंट्रोल सोचो उसमें से कुछ निकल सकता था। एक तो ये आ गई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। जब मैं कह रहा हूँ आपको कि आपके टैक्स रेट्स या स्लैब चेंज हो सकते हैं, टैक्स रेट या स्लैब चेंज हो सकते हैं, तो मुझे आप एक बात बताएं, एक और भी जनरल कंट्रोल्स में बराबर में आता कुछ, वो क्या था? सिस्टम चेंजेस शुड बी एप्रोप्रिएटली ऑथराइज। याद करो भाई, जनरल कंट्रोल में दूसरा वाला पार्ट देखो, मुझे याद है, मेरी प्रेजेंटेशन याद है मुझे। पहला था कि आपका आईटी सिस्टम जो है, आईटी सिस्टम जो बना रहे हो, या तो आप उसको खरीद रहे हो या डेवलप कर रहे हो, उस पर कंट्रोल था। फिर दूसरा कंट्रोल क्या था कि आप जब उसमें चेंजेस कर रहे थे उस पर भी कंट्रोल्स थे ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम है डिजाइन इन अ वे दैट कैलकुलेट डिडक्शंस ऑटोमेटिकली। तो जब ऑटोमेटिकली की बात कह रहा हूँ कि भाई वो डिडक्शन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, तो कहने का मतलब ये कि उसमें कोई चेंज आएगा तो क्या चेंज अप्रूव होना चाहिए? चेंज अप्रूव होना चाहिए, यस सर। तो हमने कहा चेंज इन सिस्टम शुड बी अप्रूव्ड। अच्छा, जो चेंज हुआ उसका लॉग बनना चाहिए। क्यों लॉग क्यों बनना चाहिए? नहीं, गलत, अभी भी गलत बोला।
चेंजेस किसने किए हैं, किस नौयत की थी, ये देखो पता लगना चाहिए पर सही बात बोलनी है, पेपर है बिल्कुल स्पेसिफिक। पहले बताओ बात समझ आई कि अनऑथराइज चेंजेस आपको यहाँ से पता लग जाएंगे। तो देखो इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए, जहाँ सिस्टम की बात है वहाँ पे ये आपने ठोक दिया, पर ठोके भी ऐसे कि समझ आए। कि आप खुद सोचो ना, आप अगर किसी इदारे में बैठे हुए हो और आप ये कह रहे हो कि भाई टैक्स रेट चेंज हो गए, तो सिस्टम क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी कर दे, पहले तो उसकी रिक्वेजिशन रेज होगी, सही है जी, और फिर क्या होगी, उसकी अप्रूवल होगी, अप्रूवल के बाद वो चेंज होगा, चेंज के बाद एक्नॉलेजमेंट होगी कि ये चेंज हो चुका, फिर उसकी टेस्टिंग होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चेंजेस के अंदर, पर देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि दिमाग खुला रखना, जिस सिचुएशन में जो आएगा वो लिखना। तो आपने दिमाग चलाने का जनरल कंट्रोल में ये पूछ रहा है कि भाई सिस्टम चेंज हुआ है, तो सिस्टम चेंज के कंट्रोल लग सकते हैं। बात क्लियर है, पक्की बात है। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, क्लैरिटी है, प्लीज बताओ, क्लैरिटी है भाई, ओके। अब ये बता दें कि अब जब सिस्टम चेंज हो गया तो अब हम कह रहे हैं ऑथराइज्ड पर्सन इज अलाउड टू एंटर टैक्स रेट इनटू द सिस्टम। तो ये कौन सा कंट्रोल हो गया, एक्सेस कंट्रोल या वैलिडेशन कंट्रोल? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनपुट ऑथराइजेशन या इनपुट वैलिडेशन? ये वाला चौथा वाला सी। चलो वापस पूछो, इनपुट ऑथराइजेशन वैलिडेशन, ऑथराइजेशन वैलिडेशन, ऑथराइजेशन। हमने कहा ये भी लग गई, इनपुट ऑथराइजेशन, वेरी गुड। तो आपको समझ आ रहा है कि किस पॉइंट पे क्या क्या आप कंट्रोल लगा सकते हैं। यस, ये रहा हिसाब किताब। अच्छा अब मुझे बताओ, ये तो हो गई डिडक्शंस की बात, सही है, क्या डिडक्शंस के ऊपर भी लिमिट चेक लग सकता है कि भाई अगर एक बंदे की सैलरी 50,000 रुपये है तो उसका टैक्स कैसे लाख रुपए कट सकता है? तो हम एक इफ़ का कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ की कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ इसकी सैलरी इतनी है तो इस सैलरी से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। मतलब एक कंट्रोल लगा दिया ना कि सैलरी से ज़्यादा टैक्स कैसे देगा। बात समझ आ रही है? तो आप लिमिट टेस्ट लगा सकते हैं, रेंज टेस्ट लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्लैरिटी है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, क्लैरिटी है यहाँ तक? हाँ जी, अच्छा भाई, अब एक सवाल आया था यहाँ पे, अहमद कह रहे हैं अगर उस बंदे ने शो ही 50,000 किए हो तो फिर शो ही 50,000 किए हो तो फिर मतलब, अबे सैलरी 50,000 दिखाई होगी चस्सी, तो पीछे क्या किए थे कंट्रोल्स हमने, ये क्या थे? दिखाई नहीं सकता ना अपनी मर्जी से, वो तो इंटरनल कंट्रोल में जब पेरोल साइकिल शुरू हुई थी सैलरी तो वहीं लॉक हो गई थी इंटरव्यू के वक्त कि ये इसकी पे स्केल है। क्या मास्टर डेटा को कोई चेंज कर सकता है? नहीं, मास्टर डेटा के ऊपर, अच्छा आपकी बात ही, मेरी बात कर रहा है 50,000 रुपये, हाँ मैं तो गरीब आदमी हूँ तो वो सही है। मेरी बात कर रहा है कि अगर मैंने 50,000 रुपये शो किए हैं, हाँ अगर EY के सिस्टम में मेरे 50,000 रुपये हैं तो मेरी सैलरी की डिडक्शन भी किस पे होगी? 50,000 रुपये पे, ऐसा ही है। अच्छा, तो मुस्तफ़ा कह रहे हैं यहाँ मैनुअल एंटर नहीं तो लिमिट चेक की ज़रूरत नहीं। किसने कहा भाई? मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा $50,000। अच्छा मुस्तफ़ा तुम्हारा सवाल नहीं समझा मैं, यहाँ मैनुअल एंटर नहीं तो लिमिट चेक की ज़रूरत, मतलब है ना मैनुअल एंटर, ये था ना मैनुअल एंटर, तो ऊपर भी नहीं था, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया था ना, खाली प्रोसेसिंग के लिए एक बंदा बैठा हुआ था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे टैक्स रेट जो इनेक्टेड है वो तो देखेंगे ना कि क्या इनपुट हुए हैं। अच्छा उस पर भी रिव्यूइंग कंट्रोल होते हैं, जो टैक्स रेट इनपुट कर रहा है वो अलग, जो रिव्यू कर रहा है वो अलग। नहीं ना, देखो ऑटोमेटिक टैक्स इनपुट तो हो रहा है। चलो देखो मुस्तफ़ा ने सवाल किया कि भाई मुझे एक बात बताएं सर, टैक्स तो ऑटोमेटिक आपने एक बार इनपुट कर दिया, खुद ब खुद कैलकुलेट होगा, सही है। फिर वो बोल रहे सर जब ऑटोमेटिक हो रहा है तो फिर आप लिमिट चेक क्यों लगा रहे हैं, क्या सिस्टम में बग नहीं आ सकता? तो सिस्टम में अगर बग आ सकता है तो मुझे एक बात बताओ, तो यही तो चेक करने के लिए हम कौन सा कंट्रोल लगा रहे हैं? लिमिट चेक। तो आप कहते हैं कंट्रोल्स पे कंट्रोल्स लगाएं ताकि जो आपका डिटेक्शन पॉइंट है ना वो इंक्रीज होता रहे। यहाँ नहीं पकड़ा गया यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ सामने आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो दिस इज व्हाई वी प्लेस दीज कंट्रोल्स। अच्छा, मीन करेक्ट परसेंटेज ऑफ टैक्स और डिस्काउंट, ओके सर आप टैक्स कितना देते हैं? अच्छा तुम ताकि वर्क बैक कर लो, ओके मतलब इतना कि किसी का अच्छा खासा घर चल जाए,
चलो, टैक्स रेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए एफबीआई की वेबसाइट से लिंक हो। बेटा वो बोले टैक्स रेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए एफबीआई की वेबसाइट से लिंक हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। एफबीआई के अपने सिस्टम पे आपको एक्सेस देगा, क्योंकि उसने अपने फायरवॉल लगाए हुए होंगे ताकि कोई उनके रिकॉर्ड्स को एक्सेस ना कर पाए। जैसे आप अपने डेटा की पंचायत करते हैं ना कि आपके सिस्टम में कोई नहीं घुस पाए, तो वो भी करेगा कि उसके सिस्टम में कोई ना घुस पाए। एफबीआई बोलेगा भाईजान आपको मौत क्या आ रही है, आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोलें, रेट खुद बनाए और डाल दें, हमारे सिस्टम से क्या मुसीबत है लिंक करने की। और हमारा कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं जो कैलकुलेट्स करता हो, यानी भाई कैलकुलेशन वो तो नहीं करते ना, कैलकुलेट कौन करता है, हम करते हैं, सही है। तो वो उनके अपने हिसाब से होगा। हाँ जी सर, ये भी कंट्रोल हो सकता है। वी शुड ऑल्सो रेगुलरली बैकअप पेरोल डेटा। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, क्या पेरोल डेटा का बैकअप यहाँ पे आएगा या प्रोसेसिंग के बाद आएगा? प्रोसेसिंग के बाद आएगा। जब प्रोसेस हो जाता है तो उसकी स्टोरेज होती है, तो वो यहाँ नहीं है, वो कंट्रोल है इसके बाद। अच्छा अब मुझे बताओ, जब ये सारे कंट्रोल्स आपने लगा दिए, डिडक्शंस हो गई, तो क्या आपकी जो पेरोल शीट आएगी, यानी जो आउटपुट है ऑफ पेरोल, प्लीज सुनिएगा, आउटपुट ऑफ पेरोल है आपका। क्या हमने इस पे ये सीखा था कि हर बंदे की सैलरी उसके अकाउंट में जाने से पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड उसकी रेलेवेंट सैलरी को एक बार सीएफओ फिर रिव्यू करेगा, ऐसा है? चलो इसको मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ। मैं मतलब ईवाई में जब ट्रेनिंग्स देता हूँ तो वहाँ बता भी रहा हूँ ताकि बच्चे का दिमाग खुले। हर चीज़ का एंड जो होता है ना, वो कैश या बैंक है। यानी एंड ऑफ साइकिल जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सीखने के लिए तुम्हारी। एंड ऑफ साइकिल इज कैश या बैंक। एंड ऑफ साइकिल होता है, आफ्टर टैक्स सैलरी आ गई ना, ऊपर कैलकुलेट हो गया, डिडक्शंस हो गई, आफ्टर टैक्स सैलरी आ गई, रिकैलकुलेट हो गई ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं एंड ऑफ साइकिल कैश एंड बैंक है, तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग चलाने नहीं है, आपने सिर्फ ये करना है इसके अंदर जो सोचने की बात है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट शुड बी, हाँ भाई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज, इनवॉइस यहां पे नहीं लिख सकते, पेरोल शीट, यहां पे इनवॉइस किसी और ने तो नहीं कि हमने खुद बनाई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पूरी साइकिल पे कंट्रोल लगा के आते हैं ना, अब रिस्क है कि पेमेंट तो सही हो जाए। भाई इतनी मेहनत की और पेमेंट ही आपने गलत बंदे को निकाल दी, तो फ्रॉड तो यहाँ पे भी हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप यहाँ पे कैश एंड बैंक के कंट्रोल सोचेंगे। यानी मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ यूआई में, भाई आपने पूरे कंट्रोल्स देख लिए, हर प्रोडक्ट का साइकिल एंड क्या है, कैश एंड बैंक। पैसे आने पे कंट्रोल्स, पैसे आएंगे जल्दी से बैंक में जमा हो जाए, बैंक रिकंसिलिएशन बनती हो, कैश है तो कैश काउंट होता हो, पेटी कैश की लिमिट हो, तो कैश इन कैश आउट आखिर यही है। क्योंकि मैं जब किसी इदारे को देखता हूँ ना, कितना भी बड़ा जायंट इदारा हो, मैं ये देखता हूँ सारे कंट्रोल्स हैं, आखिर में कैश पे क्या कंट्रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा रिस्क कहाँ पे आता है, कैश पे। तो मैं तो यहाँ नहीं होना चाहिए कुछ, तो वो भी मुझे परेशान होता है। बैंक अभी मैं बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ तो बोलता है भाई तू क्यों इसके पीछे पड़ी है, तो मैंने रोका हुआ है जब तक मेरी रिकन्सिलेशन नहीं होगी। 300 ब्रांचेज हैं उस बैंक की, तो 300 की 300 ब्रांचेस में मैंने बोला मुझे रिकनसाइल चाहिए कैश, अदरवाइज मैं नहीं मानता। तो वो कह रहा है कि भाई आपने सारे कंट्रोल्स तो देख लिए। मैंने कहा नहीं, सारे कंट्रोल्स के बाद कैश आते वक्त जाते वक्त मुझे बताओ क्या हुआ इसका, वो रिकनसाइल करा दोगे तो मेरी तरफ से गो एड है, अदरवाइज मैं नहीं लेके जाऊंगा आगे। तो ये गेम है, समझें। पेमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज पेरोल शीट, क्योंकि पेरोल शीट अगर नहीं है पीछे, वेरी गुड, फरिया ने एक और अच्छा कंट्रोल बताया कि जब आपने पेरोल शीट बना दी तो बैंक एडवाइस शुड बी अप्रूव बाय सीएफओ। क्योंकि प्लीज सुनिएगा, अप्रूव बाय सीएफओ इसलिए क्योंकि अगर आपने बैंक को ये शीट भेजनी है, यानी फॉर एग्जांपल पेरोल शीट में होता है क्या, उसकी अकाउंट डिटेल्स आ रही होती हैं, नाम आ रहा होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और अमाउंट, अकाउंट टाइटल भी आ रहा होता है। तो कहने का मतलब ये कि जब बैंक को हम भेजते हैं ना कि भाई ये सैलरी प्रोसेस कर दो, तो हम एक एंट्री बनाते हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल क्रेडिट, वो अप्रूवल के बाद बनती है, सपोर्ट के बाद। जब हम उसको भेज देते हैं
तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, सैलरी पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। पर वो बैंक को जब भेजा जाता है ना, वो होती है बैंक एडवाइस। बैंक को हम एडवाइस करते हैं कि भाई सबके अकाउंट में फेंको। तो ये बैंक के पास सिस्टम होता है कि उसने सिस्टम बनाया हुआ, वो शीट वो हमें कहता है क्या है, वो हमें कहता है इस फॉर्मेट पे बना के दो, हम उसको बना के देते हैं, वो फॉर्मेट अपनी फाइल में चिपकाते हैं, ऑटोमेटिकली सबके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो ये सिस्टम, ये निज़ाम किसके पास लगा हुआ है, बैंक के पास। इसको वो कहता है पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम। वो उसके हमसे चार्जेस लेता है, यानी वो कहता है अगर आपको मस्ती आप खुद कर लें एक एक को। अब किसी कंपनी के 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो क्या एक एक को सैलरी भेजता रहेगा, या हम ये जिम्मेदारी बैंक पे डाल दें। अच्छा, जब बैंक पे डाल देंगे तो बैंक हमसे चार्जेस लेगा, तो वो बैंक में आ रहे होंगे ना, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब है कि बैंक एडवाइस शुड बी अप्रूव बाय सीएफओ। और अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट इफ एनी शुड बी मेड, हाँ भाई, आफ्टर चेकिंग एम्प्लॉय, नहीं कार्ड। भाई अगर कैश दे रहे हो किसी को तो देखो तो सही एम्प्लॉय आपका। भाई अगर फॉर एग्जांपल जो कैशियर बैठा हुआ है उसको हर किसी की शक्ल तो याद नहीं होगी ना। अगर 200-250 मजदूर हैं, इसको कैश में पेमेंट जाती है, तो क्या वो कैश की पेमेंट बगैर उसकी एग्जिस्टेंस चेक के होगा? नहीं। तो एग्जिस्टेंस चेक क्या होगा, मेरे सिस्टम में आ रहा है और मैं यहाँ पे सुपरवाइजर उसको देखेगा, कार्ड को मैच करेगा। पर ये एग्जिस्टेंस चेक ऑटोमेटिक हो रहा है या मैनुअल है? मैनुअल है। ऑटोमेटिक तो ऊपर था जब वो एंटर होने नहीं दे रहा था। बात क्लियर है? चलिए जी, वेरी गुड। अगर न्यू एम्प्लॉयज़ आया है तो वो बैंक के पास भी अपडेट आती है, मतलब हमारी वाली शीट जाइए, बिल्कुल ऐसा ही है। भाई अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आएगा तो क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट खुलवा के दो? यस। तो वो तो जब पहला स्टेज था वो तो वहाँ पे उसका बैंक अकाउंट खुल चुका होगा। अब क्या होनी है, सैलरी प्रोसेस होनी है। मज़े की बात तो यही है ना, कंट्रोल ही यही है कि उस बंदे का जब तक मेरे बैंक अकाउंट में, यानी मेरी एम्बेड में, मेरी कंपनी के अंदर अकाउंट नहीं खुला हुआ, तब तक उसको सैलरी जा ही नहीं सकती। दिस इज द कंट्रोल। सही है जी। अच्छा भाई, इसके बाद कैश पेमेंट वाउचर साइंड बाय द फॉलोइंग पर्सन हु पे हु रिसीव, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले बताओ भाई, कंट्रोल समझ आते हैं? और अगर इस चीज़ को उठा के आप डाल दें मास्टर डेटा के अंदर, तो मास्टर डेटा पे कंट्रोल होने चाहिए। अच्छा, मास्टर डेटा पे कंट्रोल होना चाहिए, लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल, ऐसा ही है। रेंज टेस्ट वहाँ पे कहाँ से आएगा चौसी? अबे डेटा पे रेंज टेस्ट कहाँ से आ गया? कैसी बातें कर रहा है? रेंज टेस्ट नहीं आ सकता भाई वहाँ पे, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा भाई, आप मुझे बात बताओ, लिमिट चेक हो गया, वहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता। सही जी, रेंज टेस्ट, ये सारी फजूल बातें हैं, वहाँ पे नहीं आ सकता, वो डेटा है। अब डेटा को प्रिजर्व करने के लिए क्या करोगे, जल्दी बताओ? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल्स, ऐसा ही है। और बैकअप अरेंजमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये करना है आपने, ये करना है आपने। और आपने पिछले डेटा को इस साल के डेटा से मैच करना है ताकि कोई इसमें अनॉमली तो नहीं है। ये वो वाले कंट्रोल्स यहाँ पे लिख देना। बात समझ आती है? तो डेटा की प्रिजर्वेशन के कंट्रोल्स अलग हैं, तो ये आपने दिमाग में रखना है कि वहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ, मज़ा आया पेरोल साइकिल में? आईडी कंट्रोल पूरे रिवाइज हुए, पेरोल पूरा रिवाइज हुआ? जल्दी बताएं जानी, जल्दी से। तो अब अप टू यू, मुझे एक बात बता दें कि क्या मैं अब अगली क्लास में सवाल कराऊं या और साइकिल्स भी ऐसे कराऊं? साइकिल करा दें पक्का? चलो 1-2 साइकिल करा के फिर हम वो कर लेंगे, सही है? इससे इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो गया। चलो जी, गुड। तो हम एक काम ये करते हैं, आप इसको जो मैं आज ये दूंगा आपको पूरा करवा देते हैं। सुनो, अच्छा आज मैं फिर आपकी अगली क्लास लूँगा, मैं वहाँ से इस्लामाबाद से, आज मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ अभी ना 4 बजे, तो फिर मैं वहीं से ही लूँगा इस्लामाबाद से क्लासेस। फिर क्लासेस लूँगा, जैसी मेरी कमिटमेंट है, 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। अनऑफिशियल क्यों जाऊँगा भाई मैं? मतलब ऐलान कर रहा हूँ दुनिया के सामने, ये अनऑफिशियल है। इधर अनऑफिशियल क्या होता है भाई? फर्म में कुछ भी नहीं होता। कौन से सेक्टर में जा रहा हूँ? अगेन मतलब यू नो, आई एम द किंग ऑफ ऑडिटिंग ऑफ बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर। आई वॉज फॉर इंश्योरेंस एज वेल, पर इंश्योरेंस अब मैं नहीं करता। सही है जी, मिलेंगे इस बार, मिलेंगे पक्का, इस बार मिलते हैं इस्लामाबाद में, डन। यूफोन तो हो गया, इस बार मिलते हैं पक्का, प्रॉमिस। तो जी ये प्रॉमिस है, इस बार इस्लामाबाद में मिलूंगा। पिछली बार मैं बहुत बिजी था, इस बार हम जाहिर सी बात है 3 दिन के लिए जा रहे हैं। एक ही एंटिटी है जिसको हमें सुधारना है,
वो सुधर चुकी है, वो बुला रही है कि भाई आके प्लीज़ ख़त्म करें इसको, सही है। तो हम किस सेक्टर होंगे आप, मैं F7 में होऊंगा, सही है। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज़ सुनिएगा, ये मैं आपको PDF दे रहा हूँ, इसके कंट्रोल्स को अच्छे से देख लें एक बार, क्योंकि आपको रिकॉल तो हो गया होगा। इसके TOC सोचना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ सोचना, लिखना नहीं। हम क्लास में बातें करेंगे इस पर, सही है। चलो जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।